और टिफिन কোথাও যাবি না, कहीं नहीं जाएगी तू। माँ 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 ऐसा मत कहो माँ। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाएगी तू, अब से घर में बंद रहेगी। माँ माँ ऐसा मत करो ना। कम से कम स्कूल तो जाने दो। स्कूल भूल जा, अब तो घर से भी नहीं निकलेगी तू। नहीं माँ एक बार मेरी बात सुन लो। एक जो तेरे सिर पे भूत सवार है ना, इसे मैं उतार कर छोड़ूंगी। मैं भी माँ हूँ तेरी। माँ दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? एक बार बात ये पागलपन नहीं सहन करूंगी मैं। जब तक मैं काम से वापस नहीं आती हूँ इसी घर में बंद रहेगी। माँ दरवाजा बंद करो। माँ एक बार मेरी बात पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जहाँ बच्चे अपने फैसलों को सही मानकर उस पर किसी भी तरह की रोक टोक सहन नहीं करते हैं, वहीं माँ बाप बच्चों के फैसलों को अपने अनुभवों के तराजू से तोलना चाहते हैं। कहना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर माँ बाप और बच्चों के बीच की वैचारिक दूरियां कम ना की जाएं, तो अपराध के सर उठाने की गुंजाइश बन जाती है। आज क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में हम आपको प्रिया नाम की लड़की की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हम चाहेंगे कि वो कभी किसी लड़की की जीवन में ना घटे। हमारी बेटी प्रिया घर से गायब है साहब। मैं काम पर थी, जब घर लौटी तो घर पर नहीं थी। आप रो मत, हम पता करते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साहब, उसको इतना समझ नहीं है। 17 साल की तो है। किसी पर शक है आपको? एक लड़का है साहब, उसी ने मेरी मासूम बच्ची को बहकाया होगा। कौन है वो लड़का? कुछ दिन पहले की बात है साहब, बहुत देर हो गई थी, वो घर नहीं लौटी तो मैं उसकी सहेली से पूछा। उसने बताया कि सुब्रतो की फोटो की दुकान पर है और हमेशा वहीं रहती है। मैं वहाँ गई तो माँ, ये दिन देखने के लिए पैदा किया था तुझे। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो माँ। ठीक है, आप ये फोटो यहाँ छोड़ जाइए। हमें जैसे ही कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। देखिएगा साहब। देखते हैं। फिर वही टिपिकल केस, प्यार का चक्कर। लड़की को लड़के से प्यार हुआ और वो भाग गई उसके साथ। और सर लड़की नाबालिग भी है। यही तो समस्या है ना बासु, ये आजकल के लड़के लड़कियां ना प्यार मोहब्बत करते वक्त ना तो अपने उम्र का ख्याल रखते हैं, ना ही परिवार का। और अब वो लड़की बालिग है कि नाबालिग है, ये भी हमें ही पता करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उस फोटो स्टूडियो वाले के पास जाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। यस सर। हाँ तो 250 रुपया हुआ ना दादा। इस लड़के को पहचानता है? दादा मैं 5 मिनट बात करता हूँ। जो बोलना है ना सोच समझ के बोलना। देख जानता हूँ मैं, ये लड़की आया था इधर एक लड़का के साथ फोटो खिंचाने। कौन सा लड़का? मुझे नहीं पता सर। बोला बन रहा है? कंप्लेंट है तेरे खिलाफ। स्टूडियो का तूने ऐसी गड्ढा बना रखा है? अरे नहीं साहब, चल इसको। अरे नहीं साहब, पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ जाएगा। एक मिनट साहब, ये देखो साहब, ये लड़की इस लड़के के साथ आया था साहब फोटो खिंचाने। क्या नाम इसका? बापी। कहाँ रहता है ये? साहब मुझे नहीं पता। बापी, हम होटल क्यों आए? हम तो बम्बई जाने वाले थे ना। अरे जाएंगे ना बम्बई, पहले मेरे पास तो आ जा एक बार। तुम भी ना। हाय हाय, जब तू शर्मा दिया ना तो और भी अच्छे लगने लगती है। लेकिन सुन ना, अभी ना शर्माने का टाइम क्या, अभी टाइम प्यार करने का है। मतलब वही क्या पापी? अरे देख, अभी ना मेरे से और नहीं रहा जाता, एक बार पास आ जा प्लीज। बापी रुको। बापी अभी नहीं, देखो जो भी करना है शादी के बाद। हाँ तेरे को भरोसा नहीं है मुझ पे? पापी भरोसे की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है, बोलना क्या बात है? उनकी सर स्टूडियो के मालिक सुब्रतो के पास से जो हमें बापी की फोटो मिली थी, उसे लेकर हमने आसपास की जगह पे पूछताछ की, लेकिन कोई इसको नहीं जानता है, न घर न परिवार न फोन। लेकिन सर हमारे पुलिस रिकॉर्ड में जो वांटेड क्रिमिनल्स की स्केचेस हैं, ये सर देखिए सर, बापी की फोटो इस स्केच से काफी मिलती जुलती है। और सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक ये 3 लड़कियों को अपने साथ लेके भाग चुका है। काफी सिमिलर है। और प्रिया का इस लड़के के साथ भागने का मतलब ये है कि इस केस को जैसा हम समझ रहे थे वैसा है नहीं। नाराज है अभी तक?
अरे क्या तू भी जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है? हाँ अच्छा चल तेरी नाराजगी को भी दूर कर देता हूँ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे देख ना, साड़ी लेके आया हूँ तेरे लिए। देख अरे क्या तू अभी भी नाराज है? अरे अपनी शादी की साड़ी नहीं पहनेगी तू? शादी? हाँ शादी। हम आज के आज जाएंगे मंदिर में और शादी करेंगे और उसके बाद सीधा बम्बई दीदी के पास। बम्बई? हाँ बम्बई, बॉलीवुड। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन। आज के आज? आज के आज नहीं, अभी के अभी। अभी के अभी? हाँ तो मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। फटाफट जा 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 जा। बासु, इस बापी का पूरा कच्चा चिट्ठा, इसका बायोडाटा, स्केचेज, फोटोग्राफ्स, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, सारा का सारा आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में डिस्पैच कर दो। हमें किसी भी हालत में प्रिया को ढूंढना ही है। यस सर। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो ना। अरे पहले भगवान से आशीर्वाद तो ले लो। आओ। एक महीना हो गया, कब पहुंचेगा तू यहाँ पर? मैडम एक मस्त माल की डिलीवरी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लड़की देखने में ठीक ठाक है ना? अरे क्या सोनी मैडम, आप जानते हो ना क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बापी। ठीक है। वैसे माल कहाँ पर पहुँचाना है? कविता के घर। ध्यान रहे लड़की को कोई तकलीफ ना हो। चल आप फोन रख। सुनो, तुम लोग प्रिया के बचपन के दोस्त हो ना? जी दादा। एक लड़का है बापी, उसे प्रिया अक्सर मिला करती थी। कुछ पता है तुम्हें इसके बारे में? ये प्रिया और बापी के बीच में जो कुछ चलता था मुझे सब पता है। दादा इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक बात बताऊं, प्रिया और बापी के बीच में जो नाता था ना, वो मोहब्बत वाला नहीं था। उसका मकसद था प्रिया की मासूमियत का फायदा उठाना, और उसने वही किया। एक बात और, ये प्रिया पहली लड़की नहीं है जिसे उसने इस तरह से फंसाया है। इसके पहले 3 और लड़कियों को उसने इस तरह से धोखा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें प्रिया ने अपने बारे में या बापी के बारे में कुछ भी अगर बताया है तो मुझको बताओ। मैं तुम्हारी मदद से तुम्हारी सहेली की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता हूँ। जी दादा, प्रिया ने मुझे बताया था। क्या बताया था? देख परी, मैं तो बहुत जल्द बम्बई जाने वाली हूँ, वहाँ खूब मजे करने वाली हूँ, लेकिन तू मुझे मत भूल जाना। हाँ बम्बई? हाँ। लेकिन तुझे बम्बई कौन ले जा रहा है? बापी ले जाएगा, वादा जो किया है उसने। वो बापी, वो तुझे बम्बई क्यों ले जाएगा? प्यार जो करता है मुझसे। उसने ना मुझसे कहा है कि मुझसे शादी करेगा, बम्बई ले जाके बड़े से घर पे रखेगा और खूब घुमाएगा। क्या शादी? हाँ शादी। सत्ती बाबा। लेकिन तेरी अम्मा? अरे अम्मा को तो मैं समझा दूंगी जब बम्बई से वापस आऊंगी ना तब। लेकिन देख, तब तक तू किसी को मत बताना, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। बोल, नहीं बताएगी ना? बोल। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अरे मेरी परी, देख बम्बई जाऊंगी ना तो वहाँ पे से तेरे लिए ना बहुत सारे नए नए कपड़े लेकर आऊंगी, तुझे भी ले जाऊंगी मुंबई। चलेगी ना मेरे साथ? लेकिन दादा, वो कब और कैसे गई इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। सत्ती। आ गए मुंबई। भीड़ है ना यहाँ पर? भीड़ तो होगी, शहर है बहुत बड़ा। बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे फिल्मों में देखा था। है ना? आ जाओ, वहां से रिक्शा पकड़ते हैं। खार डांडा, खार डांडा। हाँ बैठ। क्या कर रहे हो? अरे पागल, ये बम्बई है। हाँ तो जैसा देश वैसा भेस। मतलब अभी शर्माना वरमाना छोड़ और मुझे जो करना है वो एक बार करने देना। तो अभी छोड़ो, वो रिक्शा वाला देख रहा है। हाँ तो क्या हो गया, उसको देखने दे। ये मुंबई है पगली, यहाँ पर सब चलता है, खुल्लम खुल्ला चलता है, तू टेंशन मत ले। अच्छा। अरे छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की है मैंने तुझसे। हाँ
बस 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 आ जाओ। कितना हुआ? 160 रुपये हुए। 160 हुआ क्या? 160 ये लो। 160 यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। आओ। ये दीदी का है। प्रिया, ये कविता दीदी है, मेरी बहन। अरे बस बस रहने दो, खूब खुश रहो। कितनी सुंदर है। मानना पड़ेगा बापी, तेरी पसंद एकदम लाजवाब है। नजर ना लगे किसी की। प्रिया, ये इनके देवर है। जी नमस्ते। अरे प्रिया, तुम तो सफर से थक गई होगी ना, आ जाओ अंदर थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ मेरे साथ। जाओ जाओ। हाँ बोल। हम पहुंच गए यहाँ पर। गुड। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं मैडम, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। आपका माल एकदम सही सलामत है। वेरी गुड। जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुम दोनों वहीं रहना, समझ गए ना? कोलकाता पुलिस ने जब बापी के बारे में तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये लड़का पहले भी कई मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा चुका है। बापी प्रिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुका था। ये बात कोलकाता पुलिस को रेलवे स्टेशन से पूछताछ के बाद पता चल चुकी थी और कुछ लोगों ने उन्हें मुंबई की ट्रेन में बैठते हुए भी देखा था। इस केस की कड़ियों को सुलझाने के लिए और बापी नाम के शख्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गई। बासु, इस धंधे में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो अकेले लड़कियां सप्लाई करते हैं और दूसरे वो जिनका अपना गैंग होता है। सर, सवाल ये नहीं कि वो लड़का अकेला है या किसी गैंग के लिए काम करता है। सर, सवाल उस लड़की की जिंदगी का है। तुम फिक्र मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। सावंत, ये फोटो और डिटेल्स सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। हो सर। अगर वो मुंबई में है तो आज नहीं तो कल ट्रेस जरूर हो जाएगी। बासु, इस कुर्ला स्टेशन से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। इस तरह तो पता नहीं चल पाएगा कि वो लोग मुंबई में कहाँ उतरे और किधर गए। सावंत, एक काम करो, रेलवे अथॉरिटी से बात करके यहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और हाँ, वो ट्रेन मुंबई में यहाँ से पहले कल्याण भी रुकती है, वहाँ का फुटेज भी निकलवाओ। यस सर। सर ये देखिए, कुर्ला रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों आ गए। सर ये देखिए, ये रहे वो दोनों। थोड़ा रिवाइंड करो, पॉज करो, इस ऑटो पे जूम करो। आरटीओ से इस ऑटो की डिटेल्स निकलवाओ और उस ऑटो वाले को ले आओ। यस सर। प्रणाम माँ, मैं तुम्हें बिना बताए इस तरह चली आई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ बम्बई में हूँ और हमने मंदिर में शादी कर ली है। माँ, तुम जैसा समझती हो बापी वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं एकदम अच्छी हूँ और बहुत जल्द तुम्हें भी यहीं बुला लूँगी। तुम्हारी प्रिया। क्या कर रही है तू? जा जल्दी से फटाफट तैयार हो जा जाकर। क्यों, कहीं जाना है? हाँ, आज बम्बई दर्शन कराऊंगा तुझे। वाह, बम्बई दर्शन? चल प्रिया, आज मैं तुझे अपने हाथों से और अपने तरीके से तैयार करती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये चिट्ठी ना माँ को भेज देना, हाँ याद से। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा। चल भी तू जाकर जल्दी फटाफट तैयार हो जा, देर मत कर। तब तक मैं बाहर जाकर अपना काम निपटा देता हूँ और तेरा ये खत भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। आ जाओ प्रिया,
सुंदर सा सूट देती हूँ तुमको। आज जी हाँ सर यही है वो ऑटो वाला। उन दोनों को कुर्ला स्टेशन से यही लेके गया था। उस दिन तुम्हारी ऑटो में ये 2 लोग बैठे थे, याद है? हाँ साहब, बैठे थे दोनों। रोज कितने कस्टमर्स को बिठाते हो? साहब हो जाते हैं कोई 30 से 40। उन 30-40 कस्टमर्स में से तुमको ये दोनों बराबर याद रह गए? वो क्या है ना, ये जो लड़की ना कम उम्र की थी और ये जो लड़का है इसे रास्ते में छेड़ रहा था और मैं ये सब शीशे से देख रहा था, इसलिए याद रह गया। कहीं बाहर गांव से आए थे साहब, और एक बैग भी था उनके हाथ में। कहाँ छोड़ा उन दोनों को? खारदांडा। बोलो। साहब यहीं पे छोड़ा था। यहाँ से कहाँ गए? वो दोनों इस गली में चले गए थे। चलो। भाभी जी, आप लोग कौन? मारती है और तू पैसे लेकर नाटक कर रही है। मारेगी मुझे तू। दीदी 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 देखिए ना, ये दोनों बदतमीज पता नहीं कहाँ से आ गए, कह रहे पैसे दिए मेरे लिए। ना दीजिएगा दीदी। एकदम चुप, मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सेठ माफ कीजिएगा, ये लड़की नई है धंधे में, देख लीजिएगा। सुनिए भाई साहब, इस लड़के को कहीं देखा आपने? इसका नाम बापी है, ये लड़की का नाम प्रिया। उसको भगा के लाया यहाँ पे। नहीं सर, हमने कहीं नहीं देखा। कविता कहाँ है? हो रहे थे। कविता, प्रिया कहाँ है? अंदर है, क्या हुआ? अरे पुलिस ढूंढ रही है मुझे। क्या? अरे हाँ, वो होता है यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गए ना तो आफत हो जाएगी यार। मुझे बाहर निकालना पड़ेगा उसको, बाहर निकालना पड़ेगा। तू डर मत, मुझे पता चल गया कि कविता दीदी ने क्या सलूक किया है तेरे साथ। बहुत गलत किया उसने। तू रो मत। देख तुझे यहाँ पर लाना मेरी गलती थी, लेकिन तू डर मत, मैं तुझे लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं तुझे लेके चला जाऊंगा यहाँ से, मैं लेके जाऊंगा। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो, खोलो। अरे साहब आप ये दोगे कुठे? माहित नहीं साहब। अच्छा, तुझे नहीं पता? अरे साहब देखिए ना, मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, वो भी लड़कियों का। लड़के तो यहाँ आते ही नहीं है, और ये लड़की तो यहाँ कभी नहीं आई है। इस लड़की का नाम प्रिया है और ये बापी है जो इसको बहला फुसला कर यहाँ लेके आया। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं बोली ना आपको, ये लड़की यहाँ कभी नहीं आई है। आई है कि नहीं आई है वो हम खुद पता कर लेंगे। बगा सगड़ी कड़े। सर सुनिए तो सही, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? सर सब
सावंत, कुछ मिला? नो सर। कोई पीछे की तरफ रास्ता है, कोई खिड़की है जहाँ से भाग सकता है? सब देख लीजिए। नहीं साहब। सर जरा 1 मिनट यहाँ पर आइए। तो ये है तुम्हारा ब्यूटी पार्लर। कहाँ छुपा के रखा है दोनों को? सीधे सीधे बोलोगी या इनसे बुलवाऊं? माफ कर दीजिए साहब, बापी यहीं था, पर अब वो उस लड़की को लेकर कहाँ गया है मुझे नहीं पता। अच्छा, अब तक तो तुम्हें यही नहीं पता था कि बापी कौन, और अब वो चला भी गया। सारी कहानी शुरू से एंड तक बता दो। बताती हूँ साहब, बताती हूँ। बापी पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। वो गांव से लड़कियां लेकर आता है और मेरे पास यहाँ धंधे के लिए छोड़ देता है। बापी रहता कहाँ है? मोबाइल नंबर क्या है उसका? साहब मुझे नहीं पता बापी कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर नहीं पता मुझे। तो तुमसे धंधे के लिए बात कैसे करता था? साहब बापी मुझे कभी कभार ही फ़ोन करता था, और कभी करता तो लैंडलाइन से, और 6 महीने से तो वो आया ही नहीं, फ़ोन भी नहीं आया। कुछ दिन पहले आया तो बिना कॉल किए सीधा लड़की लेकर आ गया। वापस झूठ? नहीं साहब, वो क्या है ना, हमारे धंधे में कोई रिस्क नहीं लेता। सावंत, या मुलीना हॉस्पिटलला पाठवाणी, इनको पुलिस स्टेशन लेके चलो। साहब सुनिए तो। मैडम खुद चलेंगी या लेके चलो? पर साहब सुनिए तो। सावंत, ऐसा करो कि इस बापी की फोटो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पे दे दो, देखते हैं कब तक भागता है हमसे। यस सर। और सुनो। हेलो साहब, मेरी बेटी का कुछ खबर पता चला? आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया साहब, अभी भी प्रिया का कुछ पता नहीं चला कि जाने किस हालत में होगी मेरी बेटी। साहब मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आज ही बम्बई के लिए निकलती हूँ साहब। हम लोग हैं यहाँ पर, आपको आने की जरूरत नहीं है। कविता तक तो पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन बापी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति के घिनौने धंधे में फंसी कुछ लड़कियों की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन प्रिया की जिंदगी अब भी खतरे में थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से मीलों दूर कोलकाता में प्रिया की मां अपनी बेटी की चिंता में खुद मुंबई जाने की तैयारी कर चुकी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बापी कविता के घर से प्रिया को लेकर कहां गायब हो गया था। थैंक यू। पापी, मुझे घर जाने माँ के पास। अरे आएंगे ना बाबा, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुझे माँ के पास, ठीक है? पापी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना। एक काम कर, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मैं पानी लेके आता हूं तेरे लिए। प्रिया, कविता ने जो किया है ना तुम्हारे साथ, बहुत गलत किया है। देखना, उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी इसके लिए। भगवान कभी माफ नहीं करेगा उसे, मैं भी कभी माफ नहीं करूंगा उसको। चलिए पानी पी लो, पी लो, पी लो।
प्रिया तुम तो हो ना? क्या हो गया? शख्स का नाम बापी है, जो कि कलकत्ता के गांव से 16 साल की नाबालिग लड़की को भगाकर अपने साथ मुंबई लेके आया है। अगर ये शख्स आपको मुंबई में कहीं भी दिखाई देता है या इसके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें या फिर नीचे दिए हुए नंबर पर मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करें। हाँ मैडम। तेरे को मालूम है तेरा उस लड़की का न्यूज़ आ रहा है टीवी पर, वो भी फोटो के साथ। मतलब? तुम लोग है कहाँ? मैं ये संतोष के होटल में। तुम दोनों वही रहना, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक वहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं करना। हाँ ठीक है मैडम। मैडम कोई दरवाजे पे है। कौन है? मैं संतोष। तेरे को मालूम है तेरे और इस लड़की की फोटो टीवी पर आ रही है। हाँ, मैडम ने वही बोला। हाँ हाँ मैडम। कौन है? वो संतोष है। बात करा जल्दी से। हाँ देता हूँ, बात कर। हेलो। देख, बापी और वो लड़की कुछ दिन तक तेरे होटल में ही रहेंगे। ठीक है मैडम। मैं जल्द से जल्द इन दोनों को शिफ्ट कर देती हूँ। कोई वादा नहीं। देख, कुछ भी हो जाए धंधा बंद नहीं होना चाहिए, समझ में आया? जितना कमा सकता है उस लड़की से कमा, नशा दे या कुछ भी दे, लेकिन धंधा चालू रहना चाहिए। ओके मैडम। क्या बोले? मैडम ने तुम दोनों के यहीं पे रुकने के लिए कहा। सर इतनी कोशिश करने के बाद ही वो लड़का बापी प्रिया को लेकर खुलेआम घूम रहा है, इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। सही कह रहे हो। पुलिस को इतनी आसानी से चकमा देना किसी एक अकेले के बस की बात नहीं। हमें कविता को फिर से इंट्रोगेट करना चाहिए। मुझे लगता है वो कुछ ऐसा जानती है जो वो हमें बता नहीं रही है। बता, इस धंधे में कौन कौन है तेरे साथ? बोल, कौन है इसके पीछे? एक सोनी नाम की औरत है, वो ये सब कुछ चलवाती है। कहाँ रहती है ये सोनी? मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं हूँ, फोन पे बात भी नहीं हुई। बापी सोनी के लिए दलाली का काम करता है। मैं सिर्फ बापी को जानती हूँ साहब, बापी के मुंह से उसका नाम सुना था मैंने सब कुछ बता दिया, जितना मुझे पता था सब कुछ बता दिया मैंने साहब। पुलिस के लिए बापी और प्रिया को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। बापी एक मिडिलमैन की तरह एक बड़े रैकेट के लिए किसी सोनी नाम की महिला के लिए काम करता था। इस धंधे में शहर के कई ब्यूटी पार्लर्स और छोटे होटल्स मिले हुए थे, जहां से इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन सोनी का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था और ना ही उसे किसी ने देखा था, और वो पर्दे के पीछे रहकर इस सारे रैकेट को मैनेज कर रही थी। पुलिस ने इससे निपटने के लिए एक आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने एनजीओ की मदद ली। आपने जो बातें बताई उसके मुताबिक हमें सबसे पहले उन जगहों पर रेड करनी चाहिए जहां इस तरह की एक्टिविटीज अक्सर होती रहती हैं। इसीलिए स्वाति जी, हमें आपकी हेल्प चाहिए थी। आप उन जगहों की निशानदेही कीजिए जहां आपको शक है कि वहां लड़कियों को ला करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस घिनौने काम में लगाया जाता है। हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। প্রিয়া, हाँ প্রিয়া দেখ শোনা কি এনেছি তোর জন্য। বল না। खूब सुंदर माँ। ভালো লাগছিল। मेरी बेटी को नजर ना लगे।
पियो। पापी, पापी मुझे घर जाना है। आज के बाद यही करे तेरा। अच्छा, वो रविराज से बात की थी ना तुमने? हाँ। क्या बोला वो, कब तक आए? पापी, 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 पापी रहम करो। मुझे मुझे मेरी माँ के पास बेहोश हो गई उसको, उठा उठा जल्दी उठा। प्रिया, प्रिया, इसको कुछ हो गया तो वांदे हो जाएंगे। एक काम कर, डॉक्टर को बुला कर ला तू। और सुन सुन सुन, उसको शक नहीं होना चाहिए। हाँ, संभल के जा जा जा। प्रिया, प्रिया, इतनी रेड्स की, सर्च ऑपरेशन किए, इतने सेक्स सर्किट्स एक्सपोज कर दिए, लेकिन बापी और उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो उसे लेकर कहां चला गया। और सर सोनी, उसका भी तो कोई पता नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास ना कोई नंबर है और ना ही कोई उसे जानता है। ये कौन है आपकी? डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। हमारी अभी अभी शादी हुई है। वैसे क्या हुआ डॉक्टर साहब इसे? देखिए, ये बहुत ही कमज़ोर है, खून की कमी है इनमें। इन्हें अभी के अभी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। बहुत इमरजेंसी केस है। डॉक्टर साहब, वो थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम था। मैं कल सुबह तक अरेंज कर दूंगा। मैं कल सुबह इसको एडमिट कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप अभी के लिए अगर हो सके तो कुछ दवाई लिख के दे दीजिए ना। अरे अम्मा, आपको तो मैंने मना किया था आने के लिए ना। मैं नहीं रह सकती अपनी बेटी के बगैर साहब। कुछ पता लगा कहाँ है, कैसी है मेरी बेटी? अम्मा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, मिल जाएगी। ना जाने किस हालत में होगी मेरी बच्ची। मैं डॉक्टर अस्थाना बोल रहा हूँ। मैं अभी एक होटल से एक लड़की का चेकअप करके आ रहा हूँ। ये वही नाबालिग लड़की है जिसकी न्यूज़ टीवी पे दिखाई जा रही है। अब इसका क्या करें? एक काम करते हैं, इस अस्पताल लेके चलते हैं। पागल हो गया क्या तुम? अस्पताल ले जाएंगे और किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। सब जानते हैं हमारे बारे में यार। इसको कहाँ ले जाना है मुझे पता है। उठाओ, उठाओ, आराम से, आराम से, आराम से, संभल के, संभल के, उठा, आराम से, संभल के, संभल के, संभल के। लड़की ने काम फंसा दिया यार।
पापी क्या छिप के बैठा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो ये लड़कियां कहां से आई? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। लड़कियों को फंसा के यहाँ लेके आता है। सब पता चल जाएगा। चल लेके जाओ इसको भी लेके जाओ। चल कुछ नहीं भैया मत मारो साहब, मारो मत साहब। मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। ये सोनी कौन है? साहब मैं सोनी के लिए काम करता हूँ साहब। वो ही सब कुछ करवाती है साहब हमसे। मैं तो बस लड़कियों को ले जाकर उसके दिए गए ठिकानों पर दे देता था साहब। हमको ट्रेनिंग मिली थी साहब। कैसी ट्रेनिंग? और कितने लोग हैं तेरे साथ? मैं अकेला नहीं हूँ साहब। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं साहब उसके लिए। वो हमको ट्रेनिंग देती थी साहब कि लड़कियों को किस तरह से फंसाना है, कैसे फंसाना है। देखो, हर लड़की नहीं फंसती। ऐसी लड़की फंसती है जो मासूम हो, नादान हो, जो अनाथ हो, जिसके माँ बाप में से कोई मर गया हो, वैसी लड़की फंसती है। समझ गए ना तुम लोग? और तुम दोनों बिहार जाओगे और तुम बंगाल। उनसे शादी करो या शादी का वादा करो। तुम सबका काम है उन्हें मुंबई लेके आना। तुम्हारा रहना, खाना, नौकरी सबका इंतजाम हो चुका है। प्यार या शादी का झांसा देकर मुंबई ले आते थे साहब। तो यहाँ पर लाने के बाद हम लोग सोनी के दिए गए ठिकाने पर लड़कियों को दे देते थे साहब। बस उसका बहुत बड़ा गैंग है साहब। वो मिलती नहीं है वैसे किसी से, फ़ोन पे ही बात करती है। मैं भी एक दो बार ही मिला हूँ साहब उससे। और कितनी लड़कियों को इस तरह से तूने फंसाया? याद नहीं है साहब, लेकिन बिहार और कलकत्ता की बहुत सारी लड़कियाँ लाकर दिए मैंने सोनी को। ये सोनी रहती कहाँ? जी, आप लोग कौन? पुलिस। चलो हमारे साथ। क्या हिला? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मुझे। प्रिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची। तू सही सलामत है, ये मेरे लिए बहुत है।
मारो बेटो दिवा दो साहब। कहाँ है आपका बेटा? एक झाड़ से लटके हुए पिछला 1.5 साल से। झाड़ से? जी साहब, झाड़ से। सत्ताईस अगस्त 2015 को एक बूढ़ी माँ 70 किलोमीटर की दूरी तय करके एक पुलिस चौकी पहुंची। उसकी शिकायत थी कि पिछले 18 महीने से उसके बेटे का शव एक पेड़ पर लटका है। क्या मजबूरी रही होगी इस माँ की जो वो इतनी लाचार थी, और क्यों एक मृतक के शरीर के साथ इस तरह का निर्मम बर्ताव हो रहा था। हमारे देश में आज भी ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जिनके 70 किलोमीटर तक के रेडियस में भी कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जहां कानून व्यवस्था नहीं होती है वहां पर लोग अपने कानून खुद बना लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बूढ़ी माँ के साथ भी। सरपंच जी, खम्बा गड़ी साहब। सरपंच जी, उस बुढ़िया ने कोई काम धंधा तो है नहीं। पहले दिन रात अपने बेटे की लाश के नीचे बैठी रहती थी और अब घूमते घूमते शहर पहुंच गई और वहां से पुलिस ले आई। सरपंच जी, ये बात एकदम बर्दाश्त से बाहर है कि हमारे पुरखों के बनाए हुए रिवाज पे कोई टांग अड़ावे। यो साहब, मारो कांजी। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? कुछ करने से पहले इजाजत ली है क्या? आप कौन? बड़े भाई ना किसू में इसका भाई से। ये टेकपुर है, यहाँ का कानून आपकी किताबों में ना मिलेगा। और गांव में तो घुस गए पर यहाँ के मामलों में ना घुसने देंगे आपको। गांव को मान लो। अरे यो मारो बेटो तो, कांजी मारो बेटो तो, सारा भाई तो यो साहब। मानो मारो बेटो चावे। 9 महीना तक अपना खून से इन बेटा ने पाले हो। आज 18 महीना से यो पेड़ पे टंग रहे थे। सब लोग अपना रास्ता भूल गया, अपना रिश्तों कांजी से भूल गया। अरे रिश्तों से बड़ा होया रिवाज, हाँ? 1-2 रिश्तों की अहमियत तो कोई नहीं को। और तू इन सब मामलों में मत पड़ मा। बोल दे रहा हूँ मैं तेरे को, तू कुछ मत कर। कौन न चालू मैं? मारो बेटो छो। गणी खम्मा, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं ब्रजेश्वर प्रसाद, इस गांव का सरपंच, आपकी सेवा में हाजिर। सरपंच जी, हमें कंप्लेंट मिली है
जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इस बॉडी को नीचे उतारें और थाने ले जाएं। आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है दरोगा साहब, पर ये लाश आपके लिए तब तक हाजिरी न लगा पाएगी जब तक कि घरवाला ने मोहताना के पैसे ना मिलेंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मौताना यानी मौत का मुआवजा। मौताना राजस्थान के भील समुदाय की बनाई हुई एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर मजदूरी करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाए तो उस जमीन के मालिक को मरने वाले के परिवार को हर्जाना देना पड़ता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा ने एक भयानक रूप ले लिया। अब मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाता जब तक उसका हर्जाना वसूल नहीं हो जाता, और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव और प्रांत हैं जो रूढ़िवादी और झूठी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और मौताना भी एक ऐसी ही प्रथा का नाम है। कांजी के भाइयों को भी मौताना से मिलने वाली रकम का इंतजार था, लेकिन इस बार यह इंतजार 18 महीने का हो चुका था। कि कांजी की मौत कैसे हुई? नशेड़ी था, नशे की हालत में क्या कुछ कर जाता था कुछ पता नहीं चलता था। नशे और परेशानी ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं एक माँ की परेशानी नू अच्छी तरह से समझू, पर क्या करूं? पुरखों की पुरानी परंपरा है, कैसे तोड़ूं? ये सब झूठ बोले हैं साहब। हमारा बेटा ने खुदकुशी को नहीं करी, को नहीं करी। आप गांव के सरपंच हैं, आपको तो कम से कम कानून की समझ होनी चाहिए। उल्टा आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अब जिस कानून की बात कर रहे हो ना दरोगा साहब, वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर आपकी चौकी पर खत्म हो जाता है। ये हमारे बाप दादाओं ने अपने हाथों से ये गांव बसाया है, और इस गांव के अंदर उनका ही कानून चलता आया है, उनका ही कानून चलता रहेगा। अगर आपको पकड़ना ही है ना तो जाओ उस जाकर रतन को पकड़ो। रतन? ये रतन कौन है? अरे वही कमीना जिसकी वजह से कांजी मारा गया। वो उसी के खेता में काम करता था। वो सुबह शाम उस पर बड़ा जुल्म करता था, मारता पीटता रहता था। गायब होने से एक दिन पहले तक वो उसी के खेता में काम कर रहा था। उसी ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब मौताना की बात आई तो गायब हो गया कहां से। साले काम चोर, इसे किस बात के लेता है? सोने के? आज मैं तन्ने तब तक मारूंगा जब तक थारे बदन से खून और आंखों से नींद दूर ना हो जाए। मारो जितना हिसाब बनता जाओ, पहले मुझे लौटा दो तो मैं चला जाऊं। हिसाब की तो तू बात ही मत कर कांजी। तने जितना हमारा नुकसान करवाया है ना, उल्टे भारे पीछे थारे पे निकलेंगे। जितना मेरा पैसा बनता चल उतना ही मांग रहा हूँ, नहीं तो मरबा के बाद मेरी लाश तो देना पड़ेगा। यही वजह थी कि कांजी ने खुदकुशी कर ली। परिवार चलाना मुश्किल था, कर्ज में दबा हुआ था, और रतन के जुल्मों को कब तक सहता। ये रतन मिलेगा कहाँ? भवानी मंडी भाग गया साहब, लेकिन अभी भी उसका घर और जमीन यहाँ पर है। कहाँ तक भागेगा साल, कभी ना कभी तो आवेगा। और जब तक रतन खुद आकर के पैसे मतलब मौताना नहीं देता तब तक लाश ऐसी टंगी रहेगी पेड़ पे। ये तो हमारे गांव का रिवाज है। एक रिवाज हमारा भी, हम भी गलत काम करने वाले को ऐसे ही लटकाते हैं फांसी पे। ये कांजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो गलत है। सूर्यभान, ये केस सिर्फ छोटे गांव में आत्महत्या का नहीं है, गांव वालों की मान्यताओं का है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को वो इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे। मुश्किल ये है कि हम चाह रहे हैं, गांव वालों से निपटना इतना आसान नहीं है। अगर कांजी को गांव से बाहर निकालना है तो हमें भी अपनी ताकत गांव वालों के बराबर करनी होगी। सर अगर आप कहें तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम करूं। हाँ बिल्कुल सर, करो। बैठो जल्दी, चलो। एक्स्ट्रा फोर्स तो हमें मिल जाएगी सूर्यभान, पर शायद इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। ये गांव भी तो कुछ ज्यादा दूर है अपनी चौकी से। तुम्हें क्या लगता है, कांजी को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया होगा क्या? हो सकता है।
साहब जी, कांजी मोटी चमड़ी का था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की हो। कांजी को जरूर किसी ने मारा है और साहब बलि का बकरा मन्ना बना दिया, इसीलिए मैंने गांव छोड़ना पड़ा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कांजी को किसी ने मारा ही होगा? जब मैंने कांजी को नौकरी से निकाला तब वो 1 महीने तक गायब था। मैंने सोचा उसने किसी और जगह काम पकड़ लिया होगा और रात दिन दारू पीकर वहीं पड़ा रहता होगा। पर साहब जी, अचानक उसके बारे में एक दिन एक खबर मिली। क्या बात है सरपंच जी, यो हमारे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हम लोग यहाँ पर कांजी की मौत का मौताना वसूलने आए थे। तारी हैसियत के हिसाब से ज्यादा ना है, सिर्फ 11 लाख रुपए। मारे से किस बात का मौताना? ना यो कांजी मारे यहाँ काम करे था और ना इसकी लाश हमारी जमीन से मिली है। अरे क्यों झूठ बोले से रतन, मन्ने अच्छे तरीके से मालूम है कि कांजी तारे खेतों में 1 महीने पहले काम करता था और जिस दिन तूने उसको मार पीट के निकाला उस दिन से वो गायब है। तन्ने मार दिया कांजी को रतन, तारी मार की वजह से उसने आत्महत्या कर ली और उसने जो कुछ भी कहा था तन से वो मन्ने अच्छे से मालूम। और तू ही मौत का जिम्मेदार है कांजी का, और 11 लाख रुपए तन्ने ही देने पड़ेंगे रतन। मैं 1 रुपये को नहीं दूं। थे कान खोल के सुन दो सरपंच जी, कांजी को 1 भी पीसो मारे ऊपर कौन नहीं निकले, बात खत्म। साहब जी, एक बोरी में खुद को बांध के फिर एक पेड़ से लटक कर कौन मरता है? और जहां कांजी की लाश मिली वहां उसकी लाश 1 दिन पहले तक क्यों नहीं थी? और अगर उसी दिन वो लाश उस पेड़ तक पहुंची तो कांजी 1 महीने तक कहां था? साहब जी, ये 100% मर्डर है। ये लोग मुझे फंसाकर हमारा रुपया लूटना चाहते हैं और ये रुपया 4 लोगों में बटेगा, पंचायत, कांजी की घरवाली और उसके 2 भाइयों में। साहब जी, हो ना हो इनमें से ही मारा किसी ने कांजी को। रतन के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि मुआवजे की रकम हत्या का प्रमुख कारण लग रहा था। इसलिए उस रकम के जितने भी दावेदार थे पुलिस ने उन सब की छानबीन शुरू कर दी। साहब, ये सब पन्ना के कारण हुआ है। मेरा बेटा कांजी पन्ना को बहुत प्यार करता था, पर शायद ये सब पन्ना के लिए काफी नहीं था। अगर वो भी चाहती तो क्या अपने पति को 18 महीने तक एक झाड़ से लटका रहने देती? किसी को कांजी की परवाह नहीं है, सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। कांजी को ऊपर लटकाने में कई लोगों के ईमान नीचे गिरे हैं। कांजी की माँ को कांजी की पत्नी पन्ना पे डाउट है। रतन ने भी इशारा पन्ना की तरफ किया था। ये पन्ना का मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ लग रहा है। कांजी शराबी था साहब, पीने के बाद वो क्या करेगा इस बात का कोनो भरोसा ना था। हो सकता है शराब पीकर खुद ही लटक गया हो पेड़ से। एक आदमी ने खुद को बोरी में डालकर पेड़ से लटका लिया और सुसाइड कर लिया। ये जितने भी लोग इस फालतू के लॉजिक को सच बता रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। इन पर नजर रखो सूर्यभान, हम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर, जी साहब,
कांजी की पत्नी पन्ना और उसके बहनोई सिया राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, इसका मतलब कांजी की पत्नी पन्ना का चक्कर सियाराम के साथ चल रहा है। एक तरफ तो कांजी की लाश कब्र में दफन भी नहीं हुई और दूसरी तरफ हमारे सामने हर रिश्ते का सच कब्र खोद के निकल रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? हो सकता है सर। एक विधवा का एक बच्चे के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना क्या होता है साहब, वो आप ना समझ सकोगे, क्योंकि हमारे समाज में तो औरतों पे कीचड़ उछालने से मर्दानगी साबित हो गए। सियाराम ने मारे में दिलचस्पी दिखाई और कांजी के जाने के बाद मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। हम दोनों की ज़रूरतें मेल खाती थी और यही कारण था कि हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद तुमने रिश्ते बना लिए? वो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। कांजी भी हमारा ख्याल रखता था, पर सियाराम उससे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है और इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। पन्ना को ये बात ज्यादा अच्छी लगती है कि सियाराम उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। अब पता ये करना होगा कि सियाराम पन्ना प्रेम गाथा कांजी की मौत के बाद शुरू हुई या कांजी की मौत के पहले से ही? हुकुम साहब, हमारे को क्या लेना देना कांजी की मौत से, और उससे भी उसके पत्नी के साथ मैं पिछले 1 साल से ही हूँ, मतलब कांजी के मौत के 6 महीने बाद से। और आपको अगर ये जानना है ना कि कांजी ने आत्महत्या किया कि उसका खून हुआ, तो ये बात आपको कांजी के भाई केदार और भानु ने पता चलेगा। क्योंकि लाश सबसे पहले उन्होंने देखी हो और उन्होंने बोलियो गांव वालों ने कि कांजी ने आत्महत्या कर लियो। हाँ साहब, सबसे पहले भानु और केदार ने देखा था, उन लोगों ने फिर हम सबको बताया, फिर हम लोग लाश लेकर रतन के घर गए मौताना मांगने। भानु और केदार दोनों के ऊपर बहुत कर्ज है साहब। कांजी 19 था तो ये दोनों भाई 20। तुम दोनों ने साथ मिलकर कांजी को ऊपर लटकाया, मगर वो बोरी में डाले जाने से पहले मर चुका था। अब क्या बोल रहे हो? कहीं को नहीं समझ में आ रहे हो साहब। कोई बात नहीं, ये सुनने की आदत है हमें। ये केस सॉल्व होना हो, मगर तुम दोनों के मौताने में हमारा हिस्सा पक्का है। साहब मैं सब बता दूंगा साहब, मारो मत साहब, मैं सब बता दूंगा। बता। साहब ये बात सच है कि हमारे ऊपर बहुत कर्जो है, गांव में हर आदमी के ऊपर कर्जो है साहब, पर मैंने कांजी को ना मारी साहब। तो फिर किसने मारा? साहब वो उस दिन कांजी को 3 दिन से कोई पता ना है। तमाया बात करके गए थे। तमाया बताओ सरपंच जी। तारा भाई मिल जाएगो, पहले हमारे साथ चलो, हमारे कुआं ने साफ करके आओ। चलो चलो ठीक है, चलो। पर साहब कुएं से पानी ना निकला, कांजी की लाश मिली। सरपंच ने हमें कहा कि ये लाश हमारी सारी मुसीबतों ने ख़त्म कर सके है। हमें भी लग गया कि शायद हमारी किस्मत को इसी लाश की तलाश थी। मुताना के पैसे से सारे कर्ज दूर हो जाते साहब। हमने कांजी की लाश को एक बोरी में डाल दियो और रात में उस पेड़ के पास ले जाके हमने उस पेड़ से लटका दियो साहब। सूर्यभान, लाश सरपंच के कुएं के पास मिली। हो सकता है पहले सरपंच ने कांजी को मारा और फिर अपने कुएं के आसपास दफना दिया, और फिर इन दोनों भाइयों को उसने जानबूझकर कुएं की सफाई के लिए बुलाया, और जब सफाई के दौरान इन दोनों को कांजी की लाश मिली तो उसने इन्हें अपने प्लान में शामिल कर लिया। पर कांजी और सरपंच में कनेक्शन क्या हो सकता है? हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे सरपंच, ये 2 भाई और कांजी की पत्नी पन्ना। बाकी सबका तो पता चल गया, बची पन्ना। तो चलो अब पन्ना के भी पन्ने खोल डालते हैं। चलिए, हमने पिछले 2 साल के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ डाले। कांजी की लाश भी हमें सरपंच के कुएं में दबी मिली, जिसे बोरी में डालकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। देखो पन्ना, देर सवेर हमें सारी बातें पता चल ही जाएंगी, इसलिए अगर कुछ छुपा रही हो अभी भी वक्त है। कांजी की जिंदगी सिर्फ 2 ही चीज़ों पे चलती थी साहब, पहला दारू और दूसरा कर्ज।
अरे तो खाली हो गई कांजी। और पिएगा? एक काम कर, अपनी घरवाली ने लेके आ। और जोर से भूख लग रही है, वो हमारे लिए खाना बनाएगी और मैं तेरे लिए दारू लेके आता। चल खड़ा। गाड़ी कम मालिक। मालिक ये रही मारी लोकाई, खाना एकदम चौको बनावे मालिक। अरे वो तो हम इससे बनवा ही लेंगे, हमारे को जो बनवाना है। तू ये दारू पी पी। मैं इसको रसोई दिखा के आता हूँ। अगले दिन जब कांजी को सब समझ में आया, वो सीधा सरपंच के घर उससे लड़ने पहुंच गया। ये क्या किया तने मारे साथ? तने मारी को धोखा देके मारी लुकाई के साथ। देख, अरे तारे को बोला तो था कि मन्ना भूख लगी है, और ऐसे वक्त पे किस चीज की भूख लग सकती है बता? अरे शराब के बाद शबाब की भूख होती है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? चल खड़ा हो, खड़ा बैठ बैठ। हाँ इधर देख, अरे इधर देख, मारे 2 लाख रुपए तारे पास है। मन्ने मांगे के? नहीं ना। मन्ने भूख होती है शबाब की, तुम्हारी भूख शांत कर, मैं तारी भूख शांत करूंगा। बहुत अच्छा सौदा बता रहा हूं। चल ये ले 20 रुपए और ये ले दारू। अरे रख ले, चल। कांजी मेरी फिक्र करता था साहब, हमारे से प्यार भी बहुत करता था, पर कभी कभी ये नशा प्यार, रिश्ते, इंसानियत, इन सबको खोखला कर देते हैं। कांजी नशे में डूबता जा रहा था। सरपंच ने उसकी कमजोरी पकड़ के उसे शांत कर दिया था। सरपंच रोज आता था और वो रोज मेरे साथ। हम जात से भी छोटे और पैसे से भी गरीब है साहब। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, पर जिस दिन कांजी गायब हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले अपनी जिंदगी के सारे पाप धो जावेंगे। तू परेशान ना हो। देख देख, मन्ने दारू छोड़ दी है, भले ही मन्ने भूखों मरना पड़े, पर तन्ने सरपंच की भूख ना बनने देंगे। ओ कांजी, तुझे सरपंच साहब ने अभी के भी बुलाया है। तू अपनी बोतल उठा और उन्हें अपनी उठाने दे। निकल जा यहाँ से और जाके कहते अपने सरपंच से उसकी और मेरी यारी दोस्ती खत्म। 2 दिन में उसके 2 लाख रुपए उसे ला के दूंगा, और उसके बाद यहाँ आने की हिम्मत ना कर। जा निकल जा। फिर वो 2 दिन कभी नहीं आया साहब। आई तो कांजी की खबर। आप मेरी बहन से क्या पूछताछ कर रहे हैं? अरे पूछताछ करनी है तो उनसे जाकर कीजिए, जो हाँ सब बातों का जिम्मेदार है। जब किसी गरीब का फायदा उठाकर उसका शोषण किया जाता है तो नुकसान सिर्फ उस गरीब का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है, क्योंकि ये सोच समाज की उस विकृत मानसिकता को दर्शाती है जिसे अब सुधरने की जरूरत है। गांव का सरपंच भी इसी मानसिकता का शिकार था। उसने अपने रुतबे और स्थान का फायदा उठाकर एक गरीब औरत का शोषण किया, और जब कांजी ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो जाहिर है सरपंच को यह बात हजम नहीं हुई होगी। लेकिन क्या सरपंच ने ही कांजी को अपने रास्ते से हटा दिया?
काजी बेटा, लालच के आगे सारा रिश्ता मर गया है, सब अपना चक्कर में पड़ गया है। एक मरिया हुआ आदमी को तमाशा बना रही है। पर तू चिंता मत करे बेटा, मैं हूं ना, थारी माँ। मैं तने आजाद करवा के जरूर रहूंगी, तू चिंता मत कर दे। अम्मा जी, पोस्टमार्टम के बाद आपको आपका बेटा सौंप देंगे और हो सकता है शायद तब तक खूनी भी कानून की गिरफ्त में हो। कानून के हाथ तुम्हारे खोखले रिवाजों से ज्यादा मजबूत होते हैं सरपंच। सूर्यभान, सरपंच के लिए पंचायत बैठाओ, उठा के ले जाओ इसे। हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए कुएं की जरूरत नहीं पड़ती सरपंच। ले जाइए। चलो। देखो दरोगा साहब, मन्ने कांजी का खून नहीं करा। आप ही बताओ, वो कांजी नंगा फकीर 20-20 रुपए हमारे से लेता था, हमारे से। आखिर वो 2 लाख रुपए कहां से लाता? अरे उसकी लुगाई झूठ बोल रही है, वो अपने छोटे भाई उपेंद्र को बचा रही है। उपेंद्र और कांजी का झगड़ा था, इसीलिए उसने कांजी को पीटा भी था। अबे सारू, तू पत्तों घेरो यहाँ पे, मुझे सारे को सारे गांव में ढूंढने से भाग दो, लठ मारी को करे भागो चले गए। अब तक क्या लग गया? क्या लगा था तुझे? हमसे बच के भाग जाएगा? मैंने नहीं मारा साहब। अरे कांजी को मारकर क्या मैं अपनी बहन को विधवा बनाना चाहूंगा? ना। हाँ, मेरा खून जरूर खोला था जब मैंने अपनी बहन और सरपंच के बारे में सुना, लेकिन मुझे पता था कि मेरे चाल लेने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन एक दलदल में फंस चुकी थी सिर्फ कांजी की वजह से, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। गायब होने के ठीक 2 दिन पहले कांजी मेरे पास आया। मन्ने दारू छोड़ दी उपेंद्र, मेरा भरोसा कर। भूखों मर जाऊंगा लेकिन कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। मन्ने कसम खाई है, 2 दिन में 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। मैं जाके सरपंच को लौटा दूंगा। अब पन्ना को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। भरोसा कर मुझ पे, विश्वास कर मुझ पे। फिर वो गायब हो गए और फिर एक दिन पेड़ से उसकी लाश लटकी हुई मिली। हमने लगा कि उसने जानबूझकर खुदकुशी की है ताकि मोताने से मिले पैसों से मेरी बहन की जिंदगी ठीक हो जाए। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। सूर्यवान, हो सकता है कांजी यहाँ किसी से 2 लाख रुपए लेने आया हो और उसे मार दिया गया हो सकता है सर। कांजी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, स्कल पे क्रैक है। कांजी के सर पे किसी ने वार किया था। मर्डर वेपन भारी या नोकीली चीज, हथौड़ी या उसके जैसे कोई और चीज सर। एक काम करो,
कांजी के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी के घर में छापे मारो। इन्हीं में से किसी के घर में से मर्डर वेपन हाथ लगेगा और मर्डर वेपन हाथ लगते ही हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बात और, कांजी की जिस दिन मौत हुई उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल डिटेल्स चेक करो। यहां तक कि अगर गांव में पीसी और लैंडलाइन जो भी है चेक करो उस दिन की सारी कॉल डिटेल्स। यकीन मानो हम केस को सॉल्व करने के बहुत करीब है सूर्यमान। सियाराम, खैर मनाइयो कि इन हथौड़ी और कुल्हाड़ी पर कांजी के खून के निशान ना निकले, वरना वो तो मरने के बाद लटका था, तुझे जीते जी लटका दूंगा। चलो सूर्यबान। सर रिपोर्ट आ चुकी है। लोहार के यहां से मिले कुल्हाड़ी के हैंडल में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं जो कांजी के डीएनए से मैच करते हैं सर। क्या? साहब ये कुल्हाड़ी तो मैंने सियाराम ने आके बेची थी। तुझे कैसे पता कि इतने सारे औजारों में यही कुल्हाड़ी तुझे सियाराम ने बेची थी? साहब मैं तो बढ़ई और मिस्त्री का छोटे मोटे औजारी बनाऊं, कुल्हाड़ी तो कभी बनाई नहीं। कुल्हाड़ी भारी थी सो रख लिया, सोचे कि गला दूंगा। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी हैं। हत्या के दिन कांजी और सियाराम के बीच बातचीत हुई थी और ठीक उसी रात सियाराम को मोबाइल लोकेशन उसी जगह पर एक्टिव था, कुएं के पास, और लोहार के पास से मिली कुल्हाड़ी भी सियाराम की ही है सर। इसका मतलब सियाराम ने ही कांजी को मारा है। इतने दिन से इधर उधर दौड़ा रहा है, हमें बेवकूफ समझता है क्या? या तू ज्यादा चालाक है? बोल दूं साहब, सब बोलूंगा। मैंने मारियो कांजी को साहब, मैंने मारियो कांजी को। भाइयों, नरेंद्र की लाश लक्ष्यराज की जमीन पर मिली से। नरेंद्र लक्ष्यराज की जमीन पर काम करे था। अब लक्ष्यराज ने नरेंद्र को 8 लाख रुपए मोहताना के देने पड़ेंगे। लक्ष्यराज चल भाई, मोहताना के पैसे दे। देख मैंने सब पता है सियाराम, तूने खुद ही मारा है नरेंद्र ने ताकि उसकी मौत का मोहताड़ा वसूल सके। जंगल के पास देखा मैंने तने लच्छाराम की जमीन के पास अपने भाई को ठिकाने लगाते हुए। देख कांजी, मैं तारा जीजा हूं यार, क्यों फंसाना चाहता तुम्हारे? जीजा है इसीलिए अभी तो कुछ नहीं बोला और चुप रहा। खींचे तेरे को हमारे से बोल। मोहताड़ा की रकम में से 2 लाख रुपए, और वैसे तू घणो समझदार है। समझदार तुम खड़ो हूं कांजी। हेलो कांजी, तो बात सुन, काम कर पुरानी बावड़ी के पास में, देता हूँ तारे को 2 लाख। कत्ल तो हो गया था हमारे हाथ से कांजी का, पर मैं समझ को ना साहब, मैं करतो तो करतो क्या करतो।
अप्रैल 2015 मंगोलपुरी नई दिल्ली में मौत का एक ऐसा तांडव हुआ कि बहुत समय तक पुलिस ये समझ ही नहीं सकी कि मौत की वजह क्या है और क्यों है। 3 हफ्ता से दवाई दे रहा है, रोज एक नया इंजेक्शन, लगता है पानी भर के दे रहे हैं। 10,000 रुपया खर्चा कर दिया डॉक्टर पे, पहले 2 ठो बदले, फिर ये डॉक्टर को भी देख लिए हैं। हम कहते हैं किसी बड़े अस्पताल में ले चलिए ना, शायद ठीक हो जाए बचवा। कुछ नहीं होगा वहाँ, यहाँ 10 लगा है, वहाँ 50 लगेगा। हम कुछ सोचते हैं। इसका मुंह तो देखिए, सूखता ही जा रहा है, आधा हो गया है। हम कहते हैं किसी अच्छे अस्पताल में ले चलिए, इलाज में कहीं देर ना हो जाए। अरे चाचा एक स्पेशल पान लगाओ तो। अरे जनार्दन, बेटे का क्या हाल है? पता नहीं कौन सा बीमारी लग गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। दवा दारू इंजेक्शन सब कुछ करवाया पर कोनो फायदा नहीं। आपको लगता है कोई कर दिया है? क्या मतलब? इधर आओ, इधर आओ। नया शुरुआत कर दिए हैं, डॉक्टर को जाना था ना। बस बहुत हो गया तुम्हारा डॉक्टर कंपाउंडर। अब जो हम कर रहे हैं ना, करने दो। लिस्ट तैयार हो गया तो फिर कल सुबह का फिक्स रहा। आप जो भी सामग्री इस लिस्ट में लिखे हम ले आएंगे। और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अरे थोड़ा आराम से खाओ ना। अरे माँ खा तो रहे हैं ना। तुम ना माँ कभी नहीं समझोगी। वहाँ टीम फाइनल पहुँचने वाला, प्रैक्टिस चालू है, हमको जल्दी वहाँ पहुँचना है। मैच मैच मैच, जब देखो तब मैच। अरे कुछ पढ़ लिख लिए होते तो आज आदमी बन गए होते तुम। हो गया लेक्चर, अब जाके देखे किसका फोन बज रहा है। हेलो हेलो, हाँ दीदी, जनार्दन बोल रहे हैं। अरे जनार्दन, सुनैना कैसी है? और हमार बचवा सचिनवा कैसा है? बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं है उसका। कहाँ हुआ उसको? कब से बीमार है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? सब कर चुके हैं दीदी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी आज हम को इधर पूजा रखे हैं, सबको बुलाया है, पवन कुंती सब आ रहे हैं। दीदी तुम भी आ जाओ, आके आशीर्वाद दे दो सचिनवा को। हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। तुम तो जानते हो ना, सचिनवा में प्राण बसता है हमारा। हम अभी आ रहे हैं। माँ हम जा रहे हैं। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अरे माँ मेरा वहाँ फाइनल मैच है, प्रैक्टिस वहाँ चालू, उनको बजाना बहुत जरूरी है। अरे सुना नहीं, तबीयत खराब है सचिन का, मामा पूजा रखे हैं। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके? फाइनल मैच है, वहाँ जाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम चली जाओ ना। अरे जाना जरूरी है, तुम्हारा मेरा भाई है वो। अच्छा ठीक है बाबा, तुमको नहीं जाना तो नहीं जाओ, कम से कम को बस स्टॉप तक तो छोड़ दे। चलो जल्दी चलो। The number you have called is currently switched off. फोन क्यों नहीं उठाते हैं? क्या आज खेलने नहीं चलोगे क्या? अच्छा कल का मैच देखा तूने? विराट कोहली ने क्या सेंचुरी बनाई? फोन अपनी कमेंट्री बंद किया कर। पता नहीं मम्मी को क्या हो जाता है यार, उसका फोन स्विच ऑफ है, ना फोन कर रही है। जब फ्री होंगी तो कॉल कर लेगा ना तेरे को। अरे यार मम्मी को घर से गए हुए 3 दिन हो गया, फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है, ना फोन कर रही है। मामा से पूछे अपने? मामा का तो फोन भी जा रहा है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं लोग फोन क्यों रखते जब फोन उठाना नहीं होता है। अब मुझे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि बात क्या है। अरे वासु बेटा, कैसे यहाँ? अरे मामा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मम्मी का ना फोन लग रहा है ना कर रही है। मुझे मम्मी से मिल। मम्मी! सुनो बेटा, मम्मी कहाँ आई है इधर? मम्मी कहाँ आई है? इधर आई है और किधर आई है? आपने कॉल करके कहा था ना माँ को घर में पूजा है। हाँ हाँ हम फोन किए थे कि पूजा है, वो बोली भी कि आ रहे हैं, पर आई नहीं इधर। क्या मजाक कर रहे हो मामा? रुको मैं कॉल लगाता हूँ। आप
जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे फोन स्विच ऑफ आ रहा हैं फिलहाल बंद है। हाँ प्लीज मजाक मत करो, बताओ मम्मी किधर है? मजाक लग रहा है तुमको? विश्वास नहीं हम पे? नहीं ना? ए कुंती, मौसी से पूछो। कुंती, आई थी रश्मि दी यहाँ पे? बताओ। नहीं, पूछो मौसा जी से पूछो। मेहमान जी आई थी दीदी? ठीक है। जब इधर नहीं है तो फिर किधर गई? और मामा एक बात बताओ, जब मम्मी कॉल करके यहाँ पे नहीं आई तो मुझे कॉल तो करना चाहिए था ना आपको। हम फोन किए थे रश्मि दीदी को, हाँ? वो बोली कि हम आ रहे हैं, नहीं आई, हम समझे बीमार हैं। अब नहीं आना इसमें जबरदस्ती तो नहीं है ना? और ये पुलिस की तरह काहे पूछताछ कर रहे हो जी? पगला गए हो क्या? ए जी कुछ चाय वाय पिलाओ। पुलिस की तरह पूछताछ कर रहे हैं ना? ठीक। ए बासु, अरे मतलब अब छोटा लड़का हमको सिखाएगा? हाँ सर, 3 दिन पहले माँ मंगलपुरी आई थी, माँ को मैंने खुद बस पे चढ़ाया है सर। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे मामा ने फोन करके तुम्हारी माँ को मंगोलपुरी बुलाया था? जी सर। जब ये फोन आया था तब तुम अपने माँ के साथ थे? हाँ सर, माँ के साथ था। माँ ने मुझे बोला भी चलो मामा घर, लेकिन क्या? वो हमारे मोहल्ले में मैच चालू था सर, तो मैंने माँ को बोला तुम चल जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। तुमने पहले बताया कि तुम्हारे मामा के यहाँ कोई पूजा चल रही थी, क्या पूजा थी वो? वो सर मामा का बेटा सचिन, उसका कुछ हफ्तों से तबीयत ठीक नहीं था, तो मामा ने घर में पूजा रखवाया। सर माँ को घर से गए हुए 3 दिन हो गए, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज कुछ करो सर। ये तुम्हारा मामा है? नहीं, ये हमारे मौसा जी हैं। जनार्दन का है? देखो अंदर देखो। साहब ऑटो लेके काम पे गए। अच्छा, कब काम से कब वापस? साहब को टाइम फिक्स नहीं है कभी। साहब बासु, क्या बात है? सर ये हमारे मामा जी हैं। इसकी मम्मी को फोन करके तुमने यहाँ बुलाया था? बुलाया तो था, लेकिन कहाँ है वो? सर ने कुछ पूछा ना? हमसे क्या पूछ रहे हैं सर? जो पूछना है इससे पूछिए, इसको सब मालूम है। हमसे पूछिए, हमको क्या मालूम है? मालूम नहीं है तुमको? अरे हमारी दीदी का जिंदगी चौपट कर दिया तुमने और मालूम नहीं है तुमको? दिन भर आवारा कर दी, न पढ़ाए न लिखाए। अरे साहब, हमारी रश्मि दीदी का जिंदगी इसने नरक बना दिया था। हम काहे झूठ बोल रहे हो, काहे बकवास कर रहे हो आप? बकवास कर रहे हैं हम? 1 मिनट सर, 1 मिनट, अभी बताते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। देखिए सर, देखिए इसकी मम्मी ने क्या लिखा है, देखिए। क्या है? चिट्ठी? प्यारे वासु, हम तुम्हारे तौर तरीके से तंग आ गए हैं। बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम, ना पढ़ाई, ऊपर से तुम्हारा खर्चा, कभी दारू कभी क्रिकेट। हम तंग आ गए हैं। जनार्दन को बोल के हम काशी निकल रहे हैं, हमको खोजने की कोशिश नहीं करना। जनार्दन को बोल दिए हैं कि तुमको तुरंत ना बताने को, हमको भूल जाओ। तुम्हारी माँ, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी माँ की है? सर दिखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं साहब? ये अपना भांजा है, सगा खून है। अरे हमारी रश्मि दीदी तो इसकी नालायकी बताते बताते रो देती थी। विश्वास नहीं हमसे तो पूछिए हमसे। ये हमारी छोटी बहन है कुंती, और ये हमारी वाइफ काजी। रश्मि दीदी नहीं बोलती थी कि भगवान ने हमको बासु नहीं नरक दिया है। अरे मम्मा काहे झूठ बोल रहे हो? अरे बकवास कर रहे हैं। देख रहे सर, कोई लिहाज नहीं, अपने मामा को ही मार रहा है। हाँ बस देखो, चुप, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो भी सच्चाई है उसका पता चल जाएगा। चलो। वासुदेव के कारण मां चली गई, या मामा ने एक बहन को एक बुरे बेटे से निजात दिलाई, या फिर यहां पर कोई बहुत ही गहरी साजिश थी? फिलहाल वासु अपनी मां के काशी जाने की बात और अपने बुरे होने की बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। सर वो मामा जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। क्यों गलत बोलेगा वो? हाँ, क्या वजह उनकी झूठ बोलने की? पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है सर वो झूठ बोल रहे हैं। सर मैंने आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। सर माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मामा झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। अगर आप चाहो तो मेरे मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लो, या मेरे एरिया के थाने में किसी से जाकर पूछ लो, मेरे नाम का कोई भी शिकायत या कोई भी आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। लेकिन मामा झूठ क्यों बोलेगा? नहीं सर, वासु सिगरेट दारू कुछ नहीं पीता था। हाँ, पढ़ाई में अंडा था, पर क्रिकेट का फुल दीवाना था। उसका उसकी माँ के साथ कोई झगड़ा था क्या? नहीं साहब। रश्मि काशी क्यों जाएगी?
अभी पिछले हफ्ते ही तो वो मुझसे कह रही थी वासु की कहीं नौकरी लग जाएगी तो वो उसकी शादी कर देगी। माँ बेटे में कोई तनाव या किसी बात को लेकर कोई टेंशन? वैसे हमने कभी कोई लड़ाई झगड़ा देखा नहीं। सर वो मेरी माँ के बारे में कुछ पता लगा क्या? सर एक मिनट सर, ये मेरी माँ का फोटो है सर, प्लीज कुछ पता लगाओ। ठीक है, देखते हैं, रखो। गाड़ी मंगोलपुरी की तरफ ले चलो। मंगोलपुरी? हमें मंगोलपुरी में ही पूछताछ करनी होगी, जहाँ वो औरत अपने भाई जनार्दन के घर गई थी। वहाँ पे हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों भाई बहन के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था या कोई अनबन तो नहीं हुई थी। 3 दिन पहले हमने एक लाश को जलते हुए देखा था, वो अपना शमशान है ना, वहां पर। लाश को जलते देखा जी। तो क्या साहब, रात में सूर्य ढलने के बाद कोई लाश जलाता है क्या? सर रात का 1 बज रहा था, इसलिए हमने कहा आपको। 1 बज रहा? नाले की तरफ चलते, तुम चलो हमारे साथ। हाँ, क्या हुआ साहब? तुम यहाँ पर इंचार्ज हो? हाँ साहब। यहाँ 3 रात पहले तुमने कोई लाश जलाई थी? हाँ साहब, जलाई थी। किसकी? नाम तो नहीं मालूम साहब, पर वो ऑटो ड्राइवर है ना जनार्दन, वो किसी को लेके आया था जलाने। मैं सो रहा था साहब, बाहर आया तो देखा लाश जलना शुरू हो गया था और उनके साथ कुछ लोग भी थे। टाइम क्या हो रहा था? 1 के करीब बज रहा था साहब। इतनी लेट लाश जलाते हो आप लोग? जलाते तो नहीं साहब, पर कोई रोक भी नहीं है। लाश किसकी थी? नहीं मालूम साहब, जब मैं आया तो देखा लाश जल रही थी ये, और ये राख उसी की है। लाश को जलाते वक्त कोई एंट्री की थी तुमने? साहब वो मैं नींद में था, इसलिए पर्ची बाद में बनाया। कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने? मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी या दारू चढ़ा रखी थी? इसको गाड़ी में बैठा। अरे साहब, पर मैंने क्या किया है? इस राख का सैंपल फॉरेंसिक में भेजो। ओके सर। और जनार्दन और वासु को भी बुलाओ। ओके सर। बोल रहे हैं सर। ये सुनाना बंद कर और बता, किसकी लाश जलाई थी उस दिन? सर किसकी लाश? रश्मि दीदी। अब याद आया तुझे? पहले तो कह रहा था काशी गई है, अब कह रहा है मर गई। नहीं सर, वो काशी जाने वाली थी, पर सुबह सुबह बहुत तबीयत खराब हो गई थी उनकी। कहानी सुनाना बंद कर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, रश्मि दीदी को अस्थमा था। आप चाहे तो वासुदेव से पूछ लीजिए, उन्होंने काशी जाने की बात कही, चिट्ठी लिखी और फिर उनका सांस जोर जोर से फूलने लगा सर, फूलने लगा और वो मर गई सर। हम लोगों के तो होश उड़ गए सर, हाथ पांव ठंडे पड़ गए सर। हमने वासु को कांटेक्ट भी करना चाहे सर, पर वो नॉट रीचेबल था सर। लाश कहीं सड़ न जाए इसलिए जलाना पड़ा सर। तो जब वासु तुम्हारे घर पे आया तो उसे ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दीदी उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। एकदम नालायक लड़का है। कोई कहानी हो ना तुम्हारे पास, सोच के रखना। और तेरी ये अस्थमा वाली कहानी अगर सच नहीं निकली तो तेरी कहानी मैं बनाऊंगा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। वासु, क्या तुम्हारी माँ को अस्थमा था? जी। क्या हुआ? देखो वासु, तुम्हारे मामा ने हमें यह बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है अस्थमा से, और उन्होंने लाश भी जला दी। नहीं सर, हमारी माँ नहीं मर सकती सर। माँ को अस्थमा था, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन सर उनकी इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी। क्यों मर जाए सर? मेरी माँ नहीं मर सकती। सर राख का सैंपल मैंने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। वासु ने भी ये कंफर्म किया है कि उसकी माँ को अस्थमा था। लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वासु की माँ को अस्थमा का ऐसा अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक को बुलाने का मौका नहीं मिला, और इतनी भी क्या जल्दी थी कि बिना बेटे को बताए लाश जला भी डाली, वो भी रातों रात। यह जनार्दन भी बार बार अपना बयान बदल रहा है। इसे 2 दिन की रिमांड में लो।
इससे थोड़ी और पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, ये जरूर कुछ छिपा रहा है, क्योंकि इतनी सफाई से कहानी वही सुना सकता है जो या तो सच बोल रहा या फिर पूरी तैयारी के साथ कुछ छिपा रहा। पहले खत, फिर अस्थमा के कारण एक महिला की मौत और फिर आधी रात में उसका अंतिम संस्कार। घटना के इस क्रम में इंस्पेक्टर रघुवीर को एक साजिश नजर आ रही थी। जनार्दन की पुलिस रिमांड खत्म होने को थी, लेकिन रश्मि की मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल पा रही थी। पुलिस को अब इंतजार था कुछ ऐसे सबूतों का जो इस गुत्थी को सुलझा सके। सर, इस जनार्दन का क्या करना है? रिमांड पूरी हो गई है उसकी। कुछ और बताया उसने? नहीं सर, वही अपना पुराना स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। बहन बीमार थी, दमा था, उल्टी हुई, वही सर। जाने दो उसको और उस पर नजर रखवा। मुझे शक है यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हो सकता है उसके बाहर निकलने से हमें कोई सुराग मिल जाए। जाने दो सर। वहां पुलिस वाला हमको 2 दिन बैठा के समय बर्बाद किया, और ये हमारा बच्चा सब इस सब बासु के चक्कर में हुआ है। हमको कुछ नहीं सुनना है, दोनों को अस्पताल लेके चलिए। अरे वहां कुछ नहीं होगा। तो कहाँ होगा? हमको मालूम है कहाँ होगा। अरे जया दीदी, कल सुबह को पूजा है, आपको आना है। हाँ, अरे रेखा दीदी, कल सुबह को पूजा है, आपको आना है, ठीक है? किस बात की पूजा? तुम्हारे घर तो सूतक चल रहा है ना? हाँ दीदी, उसी के लिए पंडित जी बोले हैं कि पूजा कराना जरूरी है, आप आइएगा जरूर। हाँ? अरे दीदी अरे 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 मेरी बच्ची। अरे तुम रत्ना दीदी, कल सुबह को पूजा है। अच्छा, आप आइएगा जरूर। इधर से सब लोग आ रहे हैं। पूजा किस बात की? दीदी का स्वर्गवास हो गया ना, तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, आते हैं जी। हाँ। जनार्दन की बीवी बार बार बड़े अस्पताल और मॉडर्न चिकित्सा की गुहार लगा रही थी, लेकिन जनार्दन अपनी जिद और अपने अंधविश्वास के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सर, ये उस रात की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो हमने शमशान से कलेक्ट की थी। ये क्या? राख में किसी बॉडी के कोई अवशेष नहीं मिले। इसका मतलब सिर्फ लकड़ियां जलाई गई थी। मुझे पहले से शक था कि यह जनार्दन कोई कहानी सुना रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? ठीक है सर, अपने ही खबरी का फोन था, कह रहा था जनार्दन क्या फिर से कोई पूजा चल रही है, इलाके की बहुत सारी औरतें जमा है। पिछली बार जब पूजा हुई थी तो रश्मि गायब हुई थी, और इस बार चलो। सबके माथे में लगा दो। जी पंडित जी। ये क्या है? अरे लगा लो, वरना शगुन होगा। जी पंडित जी। लाओ, मैं लगा देती हूँ। घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख, हिम्मत। ओझा जी, इनमें से कौन? शटर खोलो, चलो।
अंदर चेक करो। सर कुछ नहीं मिला सर इधर कोई नहीं है, लगता है सब भाग गए। और अवे भी निकले, सामान भी ठीक से नहीं समेटा है। चलो बाहर पूछताछ करते हैं, किसी ने आते जाते देखा होगा। सर एक मिनट। ये जमीन देख रहे हो? ये पूरा आंगन सीमेंटेड है, कंक्रीट का है। और ये हिस्सा ऐसा लग रहा है कि इसे रिसेंटली खोद कर भरा गया। खुदवाओ इसको। सर ये मेरी माँ का फोटो है। ये रश्मि है, वासु की माँ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके बेटे को इन्फॉर्म करो। वो वासु की मां अंधविश्वास की बलि चढ़ गई और शायद अपने ही सगे संबंधियों के हाथों। और अब एक और अबला नारी उन दरिंदों की गिरफ्त में थी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उम्मीद थी कि इस बार देर नहीं होगी। इस बार अंधविश्वास का राक्षस किसी को नहीं खाएगा। और कौन कौन गया था? सर सभी लोग गए थे, राधा, आरती, शिखा की माँ। अब आप ही बताइए सर, पड़ोस वाली बात है, किसी को मना तो कर नहीं सकते ना। साथ में कोई पंडित भी था? हाँ ना सर, वही जो हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ करवाता है, निरंजन पंडित नाम है उसका, वही था। कुछ तो पता होगा ना कहाँ गए ये लोग? नहीं साहब, उन लोगों के निकलने से पहले ही हम लोग निकल गए थे। क्या पता सर कहाँ गए, अभी इधर ही अपने घर में पूजा करवा रहे थे। कल तक एक बेटा बीमार था, अब दूसरा भी बीमार हो गया। सर पूजा तो हुई थी, लेकिन जनार्दन और उसके परिवार वाले कहाँ गए इसका कोई पता नहीं। ये मामला उलझता ही जा रहा है, हमें अर्जेंटली कोई स्टेप उठाना होगा। वो बच्चा गायब हुआ, फिर लाश आंगन में मिली। साहब 4 घंटे से साथ मेरी घरवाली मेरे घर नहीं आई साहब। तो थाने जाओ ना, रिपोर्ट लिखवाओ। मैं थाने में ही जा रहा था, मैंने आपको इधर देखा था, मैं सोचा इधर ही बता दूं साहब। पूजा में गई थी वो। क्या पूजा? कौन सी पूजा? वो जनार्दन घर पूजा था साहब, वहीं गई थी। नाम क्या था उसका? रत्ना। निरंजन पंडित। साहब मुझे मालूम है साहब वो कहाँ रहता है। वहां चेक करो, इसमें चेक। डायन कभी अकेले काम नहीं करती, जोड़े में काम करती है। ये औरत जोड़ीदार है उसकी। इसका इलाज करो, जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक तुम्हारे बेटों पर इसका प्रकोप रहेगा। आप बोलते जाइए ओझा जी, हम सब करेंगे। इसका इलाज जरूरी है। तेरे बड़े बेटे पर घात लगाए बैठी है, लेके जाएगी उसे। लेके जाएगी? अरे इसका तो हम प्राण सुखा देंगे। इधर देखो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हाँ बोल। सर अपने खबरी का फोन था, उसने जनार्दन और उसके परिवार वालों को जमुना नदी के पीछे वाले खंडहर में देखा है। साहब मेरी बीवी होगी वहां पे, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। सचिन को मार दिया इनको, अब सोन को तो बचा लीजिए। जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी मौत तो होगी, जान तो जाएगी। इस तरफ सर।
रत्ना रत्ना जिंदा है सर, सांसें अभी भी चल रही हैं। ये तो मर गया। एम्बुलेंस बुलाओ और आसपास का सारा एरिया छान मारो जल्दी। क्या देखा था तुमने? जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी मौत तो होगी। अरे कोई देख लिया है? जब मैं आपका नंबर ट्राई कर रहा था इतने में मैंने देखा वो लोग दूर उधर जंगल से भाग रहे थे। आसपास के सारे क्लिनिक, सारे हॉस्पिटल छान मारो। जनार्दन के 2 बेटे थे ना सर, एक मरा है, दूसरे को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और शायद किसी हॉस्पिटल में जाए। कम ऑन क्विक चलो। सही समय पर पुलिस की कार्रवाई से वक्त रहते रत्ना को अस्पताल पहुंचा दिया गया और जनार्दन अपनी बीवी और एकमात्र जीवित बच्चे को लेकर भाग निकला। वो इतना विवेक शून्य हो गया था कि उसने अपने 8 साल के बच्चे की लाश भी वहीं पर छोड़ दी और इधर पुलिस ने उनके लिए चारों तरफ रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन को एक सही और पुख्ता दिशा मिली इंस्पेक्टर के इस तर्क से कि अब वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में मिलेंगे। सर, ये बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हॉस्पिटल और क्लिनिक से कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर, 4 टीमें निकली हैं अपनी। पर सर, क्या आपको लगता है कि ये लोग अब हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ, अब जाएंगे हॉस्पिटल। तांत्रिक को तो ट्राई कर लिया, बच्चा बचा नहीं। अब वो हॉस्पिटल ही जाएंगे। सिस्टर डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, देखिए ना बच्चा कितना बीमार है। तब से तबीयत खराब है इसकी? हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब। और आप अब लेकर आ रहे हो? दिखता नहीं बच्चा कितना खांस रहा है, कितनी तबीयत खराब है इसकी। सिस्टर, ब्लड टेस्ट की तैयारी करो। ये सब आपके कारण हुआ है। सचिन माँ को भी यहाँ ले आते तो आज ठीक हो गया होता। वो बाबा के चक्कर में सब सत्यानाश हो गया। रश्मि दी, रत्ना, हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। दिमाग खराब हो गया, चुप रहो। हाँ, दिमाग खराब हो गया। इतना सब होने के बाद कहाँ से दिमाग ठीक होगा? सही कहा उसने, दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। ले चलो इन सबको। हमारा बचवा हॉस्पिटल है। सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, पर एक विनती है, हमारे बेटा सोहन को हॉस्पिटल से मत लाइएगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा सर। अपने बाप होने का झूठा नाटक मत कर मेरे सामने। अगर इतनी फिक्र थी अपने बच्चे की तो फिर अपने पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गया? हाँ, बाबा के पास क्यों गया था? सच सच बता मुझे। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। हमारा छोटा बेटा सचिन बहुत दिनों से बीमार चल रहा था सर। घर के पास के डॉक्टर को भी दिखाया, दवा दारू इंजेक्शन सलाइन सब दिया गया सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर काम नहीं आए तो क्या करते हैं? ऐसे में हमारा एक दोस्त बोला कि हमारे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है। बिहार से हो ना? है तो क्या वहाँ डाइन जोगी नहीं होता क्या? नहीं होता तो है, पर यहाँ दिल्ली में ये सब। वहाँ डाइन हो सकता है तो यहाँ काहे नहीं हो सकता है? भूत प्रेत डाइन सब होता है और हर जगह होता है, पर उसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं होता है। उसके लिए एक खास आदमी होता है जो डायन को झाड़ता है और उसका कोप काटता है हमारे पास एक आदमी, देते हैं तुम्हें नंबर उसका, नोट करो, निकालो फोन। कुछ कर दिया है मतलब? सर वही जादू टोना, और उसी ने ओझा का नंबर दिया सर। फिर ओझा ने कहा डॉक्टर का खेला नहीं है, शैतान घुसा है, डायन का प्रकोप है। हम तो कह रहे थे एक बार जरा जाओ चाय लेके आओ। डायन? कौन डायन? डायन है डायन। तो कुछ कीजिए ना ओझा जी। हम क्या करेंगे? सब तुमको करना है। अपना पूरी फैमिली को बुलाओ, सबको देखूंगा, हवन करूंगा और निकाल लाऊंगा उसको, डायन को। रश्मि दीदी बहुत अच्छी थी, सचिन माँ का बहुत ख्याल रखती थी। रश्मि दी हमको बोली थी सचिन माँ को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए। हम इनको बोले भी, समझाए भी, पर वो ओझा के चक्कर में। हे भगवान।
गटर काहे गिरा दिया? ये क्या कर दी तुमको तो हम अपना समझे थे ना, अपने ही घर में टोना टोटका कर डाली तुम। शर्म नहीं आया तुमको? तो सचिन तो तुम्हारे बेटा जैसा था ना, इस पे ही टोटका कर दिया तुमने। चुप कर, ताप के जा रहा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ना, पहले खराब था दिमाग, अब ठीक है। ये घर में किला ठोकी है, किला, समझ गए? घर को बर्बाद कर देगी ये, पूरा घर को। चुप कर पंडित जी, अरे देखिए ना क्या बोल रहा है ये तो कह रहा है आए ना तू डायन। हे बाबू, ये पंडित बता रहा तुमको, इसके बहकावे में मत आना बाबू, बैठ पड़ते हैं बाबू। ए बहू, ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। भैया, ये तो मर गई। निकल गई, डायन की आत्मा निकल गई। अच्छा हुआ मर गई। अरे आज ही मेरे बच्चे को डस रही थी, कल तुम लोगों के बच्चे को खा जाती। जिंदा रह के करती भी क्या? डायन थी, डायन। ओझा जी, अब आगे क्या? उसे आज रात घर के सामने गाड़ देना, 3 हफ्ते तक तर्पण, और उसके बाद डायन की आत्मा विलीन हमेशा के लिए। लेकिन इस पूजा से हमारा बेटा सचिन के सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हमारा दूसरा बेटा सोहन भी बीमार रहने लगा। कुछ समझ में नहीं आया, फिर ओझा के पास चले गए। डायन हमेशा जोड़े हुए काम करती है, जोड़ीदार डायन को ढूंढना होगा। कल ही करते हैं पूजा, इंतजाम करो। और हाँ, इस बार आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लेना। जोड़ीदार डायन पक्का घर के आसपास है। कल की पूजा में मैं हल्दी और सरसों के तेल का एक लेप दूंगा, सारी औरतों के माथे पे लगवाना होगा। जिसका माथा चमकेगा वही होगी जोड़ीदार डायन। यही है जोड़ीदार। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हमारे अंधविश्वास के वजह से रत्ना जैसी निर्दोष औरत मारी गई। रत्ना मरी नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में। तुम्हारी इस पूरी कहानी में एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारी बहन के हाथों लिखा वो लेटर, वो तुम्हारे पास कैसे आया? हमारी और रश्मि दीदी की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। वो लेटर हमने लिखा था। सर, ये सब कांड उस ओझा के चक्कर में हुआ, उसी ने हमसे सब करवाया सर। ये ओझा की वजह से नहीं हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अंधविश्वास पर भरोसा किसने किया? तुमने। उस ओझा पर विश्वास किसने किया? तुमने। ठीक से सोचो जनार्दन, उसने तो अपने हाथ से एक खून भी नहीं किया, वो भी उसने तुमसे करवाया। तुम्हारा बेटा सचिन, तुम जानते हो उसे क्या हुआ था? टीबी। एक छोटी सी बीमारी जो आसानी से ठीक हो जाती है। आजकल सरकारी अस्पताल में उसकी मुफ्त दवाई मिलती है। अगर तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो वो ठीक हो जाता। उसके मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। हेलो, हमारा बेटा सोहन बहुत बीमार है ओझा जी, कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। सुन, फोन काट तू। नहीं, 1 लाख तक खर्चा करेंगे ओझा जी, 1 लाख तक। लाख रुपए? सुन, एक काम कर, तू गुड़गांव आजा शाम को 5 बजे। जो मेट्रो स्टेशन के पीछे सुनसान वाली गली है ना, वहां पे। और देख, 20 बच्चों को लेके आना और किसी को नहीं। ओझा जी, अरे चलो, 20 बच्चा कहाँ है? वो हॉस्पिटल में हो जा बाबू।
पकड़ पकड़ इसको, पकड़ो। जनार्दन और उसके परिवार के सभी सदस्यों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया और उन सभी पर कानून द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। अंधविश्वास वो अंधेरी खाई है जिसका न ओर है न छोर, वहां न ज्ञान की रोशनी पहुंचती है और न ही तर्क का तारा चमकता है। डायन, जोगिन, भूत प्रेत, इसका तर्क, इसका विज्ञान कुछ भी हो, लेकिन इंसान की जिंदगी का विज्ञान तर्क और इंसानियत के रास्ते ही चलता है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जीवन को विवेक, तर्क और ज्ञान के आधार पर जिए, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जिए, और अगर कहीं भी इससे उलट होता दिखाई दे तो अपनी आवाज जरूर उठाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।